Welcome back. We are discussing chapter 11, a systematic literature review, and इसका part 2 है इस lecture का. The process of conducting a systematic literature review. The website of the organization cited above all include detailed advice on the process of कंडक्टिंग ए सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू. हम लोगों ने कोक्रेन लाइब्रेरी की बात करी थी, कोक्रेन कोलैबोरेशंस की बात करी थी, और भी 3-4 जो वेबसाइट जो थे जो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू को ओवरसी करते हैं और गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं. उनके उसमें हर में हमने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया था. उस वेबसाइट पे यदि हम जाते हैं तो हमें एग्जैक्टली उसमें डिटेल्ड एडवाइस मिलेगा कि कैसे सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू जो है वो कैसे कंडक्ट किया जाता है. सो वी विल गेट डिटेल्ड एडवाइस ऑन प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ए सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू. ठीक है. A concise summary is given below, although it is recommended that the above websites are visited if more specific detail is required. अब जो है यहाँ पे ऑथर जो है वो क्या कर रहे हैं कि हमें समराइज्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि जब भी आपको कोई स्पेसिफिक डिटेल्स की जरूरत हो उससे रिलेटेड तो आप उन वेबसाइट को विजिट करिए. ओके. इफ कंडक्टिंग ए स्टैंड अलोन लिटरेचर रिव्यू फॉर ए डिग्री प्रोग्राम असाइनमेंट एज मेंशन्ड इन चैप्टर 1, सम ऑफ दीज स्टेप्स मे ऑल्सो ऑफर ए यूजफुल फ्रेमवर्क. वो बोल रहे हैं कि यदि मान लो कि आप एक स्टैंड अलोन लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, मतलब सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू नहीं कर रहे हो, स्टैंड अलोन एक कोई लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, तो फॉर डिग्री प्रोग्राम असाइनमेंट जैसे लोग करते हैं, जैसे आपको एमएससी के किसी का थीसिस है तो उसके लिए भी जो इसको चैप्टर 1 में भी मेंशन किया है इन्होंने, लेकिन सम ऑफ दीज स्टेप्स, इसके जो स्टेप्स जो हैं आगे जो स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं वो दे मे ऑल्सो ऑफर ए यूजफुल फ्रेमवर्क, उनके लिए भी ये फ्रेमवर्क यूजफुल है. ओके. पहला पॉइंट बोला, when a general area of inquiry has been identified, a scoping activity of the literature review is conducted by doing keyword searches on all relevant catalogs and database and systematically recording the result. What we are supposed to do? पहले सबसे पहले है कि general area of inquiry has been established, मतलब कि हमें क्या ढूंढना है, किस कीवर्ड को ढूंढना है, किस टॉपिक पे काम करना है, किस चीज के आंसर ढूंढना है. बेसिकली सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू में हमें क्वेश्चन होता है, एक रिसर्च क्वेश्चन होता है कि जिसके आंसर हमें ढूंढने पड़ते हैं. राइट. तो ये बोल रहा है कि इफ द जनरल एरिया ऑफ इंक्वायरी हैज बीन आइडेंटिफाइड, यदि वो एक बार आइडेंटिफाइड हो गया, ए स्कोपिंग एक्टिविटी ऑफ लिटरेचर रिव्यू अवेलेबल, मतलब उसका स्कोप, मतलब कहाँ तक, मतलब वो जो इन्वेस्टिगेट करना है कोई भी रिसर्च क्वेश्चंस, वो उसका स्कोप कितना है, मतलब कहाँ तक आर्टिकल जो होगा वो इस साल से लेकर के इस साल तक, मतलब मान लो कि टाइम पीरियड होगा. राइट. तो उस फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ले लो, तो उस टाइम पीरियड वो स्कोप बन गया कि इतने ही दूर का. राइट. आ गया. इज कंडक्टेड, तब कंडक्ट करते हैं कैसे? बाय डूइंग कीवर्ड सर्च. और कीवर्ड सर्च कहाँ पे करना है? ऑन ऑल रेलिवेंट कैटलॉग्स, जितने भी रेलिवेंट कैटलॉग हैं, क्योंकि हर कैटलॉग कोई जरूरी नहीं है कि वो रेलिवेंट होगा. जैसे मान लो जो साइंस का जो आप ढूंढ रहे हो, ह्यूमैनिटी का कोई ढूंढ रहा है, तो उसके लिए अलग अलग कैटलॉग्स बने हैं. तो ऑल रेलिवेंट कैटलॉग एंड डेटाबेस. राइट. उस डेटाबेस में आपको ढूंढना है और उसके बाद सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग द रिजल्ट, और जो भी रिजल्ट मिल रहा है वो रिकॉर्ड करने हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मान लो कि आपने डेटाबेस और कैटलॉग डिसाइड कर लिया, कीवर्ड आपको पता है कि कौन सा कीवर्ड पे सर्च करना है, तो वो कैटलॉग्स और डेटाबेस जो है
जैसे पबमेड ढूंढना है, मेडलाइन ढूंढना है, IEEE एक्सप्लोर ढूंढना है, कौन से डेटाबेस, गूगल स्कॉलर ढूंढना है, लाइक दिस। अब उसके बाद सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग द रिजल्ट का मतलब ये कीवर्ड जो भी लिखा, वो कीवर्ड लिखा कि ये कीवर्ड सर्च किया, कितने आर्टिकल मिले, कौन कौन से रेलिवेंट थे, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। उसका समराइज्ड एक इंफॉर्मेशंस भी रखना है रिकॉर्ड, किस डेट को सर्च किया, ये चीजें मिले। दूसरा पॉइंट, ए प्रोटोकॉल और प्लान फॉर सिस्टमेटिक रिव्यू कैन देन बी डेवलप्ड। अब जब आपने ये ढूंढ लिया, देखा, उसको स्किम किया, स्कैन किया, समझने की कोशिश करी, समझने के बाद वो बोल रहा है कि एक प्रोटोकॉल चाहिए और प्लान फॉर द सिस्टमेटिक रिव्यू कैन देन बी डेवलप्ड। फिर सिस्टमेटिक रिव्यू कैसे करना है, उसके लिए प्लान डेवलप करना है, टू इंश्योर दैट द स्टडी इज ट्रांसपेरेंट एंड रिगरसली कैरिड आउट। इसलिए प्लान बनाना जरूरी है कि कैसे हम प्रोटोकॉल या प्लान फॉर सिस्टमेटिक रिव्यू डेवलप करना है, टू इंश्योर दैट द स्टडी इज ट्रांसपेरेंट एंड रिगरसली कैरिड आउट। तो देखो प्लान से क्या फायदा होगा, ट्रांसपेरेंट कैसे होगा, ट्रांसपेरेंट ये होगा कि आपने जो भी सर्च किया है वही कीवर्ड, वही डेटाबेस दूसरा आदमी यदि सर्च करेगा तो वही रिजल्ट उसको भी मिलेगा, वो भी पढ़ के अपना कंक्लूजन निकाल सकता है, करेक्ट। उसी तरह से रिगरसली कैरिड आउट कैसे बताएगा, क्योंकि वहां पे सब कुछ आपने लिखा है कि ये कीवर्ड, इतने आर्टिकल मिले, ये सारी चीज मिली, तो वो एक सपोर्ट देता है कि आपने रियली में रिगरसली काम किया है। It will need to be approved. It will need to be approved by a committee if the review is being conducted for a particular organization. किसी एक particular organization के लिए यदि आप रिव्यू कर रहे हो तो ये जो होगा ये approved होना चाहिए कि जो भी प्लान आपने बनाया वो प्लान जो होना चाहिए वो approved होना चाहिए by a committee। ठीक है, it will need to be approved by a committee if the review is being conducted for a particular organization। किसी भी organizations के लिए यदि आप कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल द चैम्पबेल कोलेबरेशंस के लिए यदि कर रहे हो तो एक कमिटी जो होगी आपके प्लान को अप्रूव करेगी कि कैसे कैसे आप सिस्टमेटिक रिव्यू करने वाले हो, ताकि ये इंश्योर हो पाए कि आपकी स्टडी जो है ट्रांसपेरेंट है और रिगरसली कैरिड आउट हुई। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट थे। थर्ड, द प्रोटोकॉल क्या होने, द प्रोटोकॉल एंड शुड कवर द फॉलोइंग। प्रोटोकॉल को ये सारी चीजें कवर, प्रोटोकॉल में ये सारी बातें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, एक तो प्रोजेक्ट प्रपोज टाइटल क्या है उस लेटेस्ट सिस्टमेटिक रिव्यू का, एम क्या है, किसको, एंड रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, कौन सा हम क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, हमारा एम क्या है। उसके बाद रिव्यू के टीम मेंबर्स कौन से हैं, ये होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, एन ओवरव्यू ऑफ द बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग रेलिवेंट लेजिस्लेशन एंड करंट डिबेट्स के साथ। क्या होना चाहिए, एन ओवरव्यू ऑफ द बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग रेलिवेंट लेजिस्लेशन एंड करंट डिबेट्स। मतलब उसमें बताया था ना कि कोई भी चीज जो है क्यों इसकी नीड की जरूरत पड़ी, कहां से ये आइडिया जनरेट हुआ, वो प्लेस की बात, तो वही बात तो वही बोला कि बैकग्राउंड होना चाहिए उसमें, इस प्लान के अंदर। लिटरेचर सर्चिंग एंड स्क्रीनिंग मेथड उसमें होना चाहिए कि कैसे लिटरेचर सर्च होएगा और कैसे स्क्रीन होएगा कि कौन से आर्टिकल जो है वो रखना है नहीं रखना है। मेथड्स इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑन हाउ रिकॉर्ड्स विल बी केप्ट, और ये भी चीज उसमें मेंशन होना चाहिए कि रिकॉर्ड्स जो है वो कैसे रखा जाएगा। ओके, ये प्लान में होना चाहिए, जो भी प्लान डेवलप होगा उसमें। इंक्लूजन क्राइटेरिया, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर द आर्टिकल्स टू बी यूज्ड। कौन कौन से आर्टिकल्स यूज होंगे फॉर एज ए पार्ट ऑफ द रिव्यू, उसके लिए इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मेंशन होना चाहिए। उसके बाद डेटा एक्सट्रैक्शन स्ट्रेटजी, मतलब डेटा जो है उसमें से कैसे निकालना है, दैट इज व्हाट कैटेगरीज विल बी यूज्ड फॉर
एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम द आर्टिकल्स, जैसे एम के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, सैंपल साइज के बेसिस पे, राइट, मेथड्स, फाइंडिंग्स, मतलब बेसिकली हाँ, इस कैटेगरी में जो डेटा जो एक्सट्रैक्ट करना है वो उसमें एम क्या था आर्टिकल का वो होगा, उसका लोकेशन कहाँ से स्टडी हुई थी, सैंपल साइज कितना था, कौन सा मेथड यूज करा था और उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, ये चीजें रिकॉर्ड करनी है। मतलब जो भी आर्टिकल पढ़ेगा, जो भी रिव्यू आर्टिकल्स में, सिस्टमेटिक रिव्यू में आर्टिकल जो इंक्लूड होंगे उनसे ये डेटा निकालना है। उसके बाद है कि डेटा एंड सिंथेसिस अप्रोच, लाइक डेटा को जब डेटा आ गया तो उसको कैसे सिंथेसाइज करना है, मतलब मिला करके उनसे बात कैसे निकालनी है। लाइक एग्जाम्पल आ गया कि मेटा एनालिसिस करना है। मेटा एनालिसिस जो यूज होता है, इट इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूमेरिकल रिजल्ट्स एंड भी हो सकता है और भी हो सकता है, कोडिंग एंड नैरेटिव सिंथेसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, और क्वालिटेटिव डेटा है तो उस केस में उसको कैसे कोड करना है और उसका नैरेटिव सिंथेसिस कैसे लिखना है, राइट। ये सारे पार्ट जो हैं अभी ये चल रहे हैं उसमें, ठीक है, आगे चलो। गुड। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, मतलब कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि सिस्टमेटिक रिव्यू जो होता है वो गवर्नमेंट करवाती है या कोई ऐसी एजेंसी जो सर्विस करने वाली एजेंसी है वो करवाती है, राइट। तो उसके स्टेक होल्डर्स जो लोग हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट, इनपुट इन द रिव्यू एंड इनपुट इन द रिव्यू, व्हेन एंड इन व्हाट वेज इंटरेस्टेड पार्टीज विल हैव ए रोल, मतलब कब और किस तरीके से वो जो इंटरेस्टेड पार्टी जो है, जिनका जो भी स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व हैं, वो कैसे रोल प्ले करेंगे। दैट इज एग्जाम्पल व्हेन डिसाइडिंग ऑन द एम ऑफ द रिव्यू, कि एम ऑफ द रिव्यू क्या होना चाहिए, इन लोगों के इनपुट्स लेने हैं स्टेक होल्डर्स के। उसके बाद टाइम टेबल फॉर द होल प्रोसेस, वो भी चीज मेंशन होना चाहिए। सो ये जो थे उसके प्लान्स में थे कि जब भी सिस्टमेटिक रिव्यू प्लान होएगा तो उस डॉक्यूमेंट में ये सारी बातें होनी चाहिए, ठीक है जी, क्लियर। An updated and revised version of the protocol can become the methods part of the systematic review itself when this is written। ये बोला कि जो अपडेटेड और रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द प्रोटोकॉल जो है, ये जो प्रोटोकॉल बनाया हमने कि कैसे सिस्टमेटिक रिव्यू करेंगे, उसका जो फाइनल वर्जन होगा अपडेटेड और रिवाइज्ड वर्जन, क्योंकि जैसे ये काम होगा तो बीच में वो चीज चेंज होती रहती है, तो जो रिवाइज वर्जन होगा वो क्या बन जाएगा, मेथड बन जाएगा सिस्टमेटिक रिव्यू का। दैट विल बिकम मेथड पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यू, ठीक है। जब भी सिस्टमेटिक रिव्यू लिखेंगे तो उस समय वो उसका मेथड बन जाता है, ठीक है, ओके। नाउ नंबर 1, आफ्टर द प्रोटोकॉल हैज बीन एग्रीड, मान लो कि प्रोटोकॉल हमने बनाया और सारे लोगों ने, टीम मेंबर ने एग्री कर लिया, तब ए कंप्रिहेंसिव सर्च ऑफ द लिटरेचर इज कंडक्टेड, ठीक है, एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कीवर्ड सर्चेस, मतलब जो जो कीवर्ड आपने सर्च किया उसका भी रिकॉर्ड डिटेल्ड रखना है। डेटाबेस यूज्ड उसका भी, एंड द नंबर ऑफ हिट्स आर केप्ट, कितने बार हमने ट्राई किया, कितनी आर्टिकल मिले, वो भी चीज रखना है। एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज, प्रिंट सोर्सेज एंड ग्रे लिटरेचर आर एक्सप्लोर्ड, ठीक है। फॉर मोर, यदि आपको इसके बारे में और देखना है तो चैप्टर 3 में बेसिकली उसमें बताया है कि कैसे सर्च करना है और कैसे रिकॉर्ड रखना है, तो यू कैन रिविजिट चैप्टर 3, या जहाँ पे चैप्टर 3 की हमारी रिकॉर्डिंग है वहाँ पे जाकर के देख सकते हो, तो बाकी चीज़ें जो होंगी और डिटेल में समझ में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब एक बार प्रोटोकॉल जो है वो फाइनल हो गया, एग्री हो गया लोगों के बीच में,
तो उस समय पे कंप्रिहेंसिव सर्च करना है लिटरेचर का, राइट, जहाँ पे सारे कीवर्ड्स के सर्च, डेटाबेस कौन सा यूज कर रहा, डेट्स क्या था, नंबर ऑफ हिट्स, ये जो है डिटेल्ड रिकॉर्ड्स इसका चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट में, नंबर 2 says inclusion and exclusion criteria, right, to all of the retrieve articles and publications are then applied। मतलब कि उसमें इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया तो हमें यूज करना ही है कि कौन कौन से आर्टिकल हमें रहकर, इतने तो रिट्रीव कर लिए, लेकिन उसमें से कौन सा हमें पढ़ना है और किसको छोड़ देना है, वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस टू अप्लाई दीज क्राइटेरिया एट 2 लेवल्स, दो लेवल्स पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट, आफ्टर रीडिंग द टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट देख करके एक बार डिसाइड करते हैं कि भाई ये मेरे काम का होगा या नहीं होगा। और दूसरा, एंड द सेकंड, आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल इन इट्स इंटायरली, मतलब दूसरा डिसीजन जो होता है नेक्स्ट लेवल का, पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद फिर डिसाइड होता है कि इस आर्टिकल को अपने सिस्टमेटिक रिव्यू में इंक्लूड करना है या नहीं लिख करना है। तो फर्स्ट लेवल पे तो एब्स्ट्रैक्ट ही पढ़ के देख लिया आपने, राइट, करेक्ट। फर्स्ट लेवल पे फाइल रीड करी और एब्स्ट्रैक्ट देखा, उसी पे डिसाइड कर लिया कि है या नहीं है। उसमें से जो मिल गया कि भाई चलो इसको रख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो इंटरेस्ट का है, तब पूरा आर्टिकल पढ़ना है और फिर डिसाइड करना है कि इसको सिस्टमेटिक रिव्यू में इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। ऑल डिसीजंस मेड अलोंग विद द रीजन्स, राइट, शुड बी डॉक्यूमेंटेड ऑन एन एक्सेल स्प्रेडशीट और टेबल। वो बोल रहा है कि जो भी डिसीजन बनाया हमने अलोंग विद द रीजन, कि क्यों हमने डॉक्यूमेंट इसको रखा और क्यों बाकी को छोड़ दिया। जैसे मान लो कि आप तो उसमें मेंशन तो करोगे ही ना कि इतने आर्टिकल हमने सर्च करे, एब्स्ट्रैक्ट में इतने पढ़े, और उसके बाद फाइनल पढ़ने के बाद हमने इतना ड्रॉप आउट कर दिया, तो क्यों ड्रॉप आउट किया, वो रीजन स्पेसिफाई करना है, राइट। और वो एक्सेल सीट में या टेबल बना करके आपको रिकॉर्ड रखना है। स्पेसिफाइड क्राइटेरिया for inclusion and exclusion in the review may relate to a number of different aspects of articles, such as its date of publications, right, location of the research, detailed and type of methodology, identity and size of the sample। ठीक है, स्पेसिफाइड यही क्राइटेरिया होता है, जनरली स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि हमें आर्टिकल को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी आती हैं, उसमें आ जाते हैं आपका स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन मे इंक्लूड इन द रिव्यू इंक्लूड ए नंबर ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्टिकल। उसमें क्या है, डेट ऑफ द पब्लिकेशन आएगा, लोकेशन ऑफ द सर्च, डिटेल्स एंड type the methodology, identity and size of the sample, type of intervention and data analysis methods, कि कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। For example, in a systematic study on the effect of vitamin C intake on the occurrence and duration of common cold, studies were excluded if the dose of vitamin C was less than 0.2 grams per day and if no placebo group was used for the comparison। तो इस केस में उसने बताया कि एग्जाम्पल में ये उन्होंने क्या करा था, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखा था, राइट, यही था ना, हाँ एक्सक्लूडेड, ठीक है। द स्टडीज इंक्लूडेड वेयर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दोज बेस्ड ऑन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स, राइट, वो एग्जाम्पल दे दिया। Randomized control trials are experiments where participants are randomly allocated to a control group or treatment group as a part of an investigation into the effects of an intervention. These trials are very influential in decisions making about the most effective treatments in healthcare। ठीक है, तो बेसिक यही पता है कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो है वो उसके कुछ बेसिस होते हैं
जो बेसिस, स्पेसिफिक बेसिस यही होता है, डेट ऑफ पब्लिकेशन, लोकेशन ऑफ रिसर्च, डिटेल्स एंड टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी यूज्ड, आइडेंटिटी, सैंपल साइज कितना था, टाइप ऑफ इंटरवेंशन और डाटा एनालिसिस मेथड्स कौन से यूज हुए, इन्हीं के बेसिस पे एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया जो है तो जनरली आर्टिकल्स डिसाइड करे जाते हैं कि रखना है या नहीं रखना है। और ये हमेशा डिसीजन जो है एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया का डिसीजन 2 लेवल पे होता है। जब सर्च करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, फाइल और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये हमारे इंटरेस्ट का है या नहीं है। यदि इंटरेस्ट का है तो फिर पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं और फिर पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली में इसको मुझे अपने सिस्टमेटिक रिव्यू में इंक्लूड करना है या नहीं करना है, राइट। थर्ड पॉइंट, studies may also be excluded for poor quality or insufficient details or relevance to review questions, so critical and evaluative reading is important। ठीक है, क्या बोला, स्टडीज जो है may also be excluded, स्टडी जो होगी उसको पुअर क्वालिटी की है यदि स्टडी तब भी उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। इनसफिशिएंट डिटेल मान लो किसी ने प्रोवाइड किया, या रेलिवेंस टू द रिव्यू क्वेश्चंस, मान लो कि जो हम क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं उससे उसका कोई रेलिवेंस है ही नहीं, वो आंसर नहीं कर पा रहा है। सो इसलिए बोल रहा है कि क्रिटिकल एंड इवैल्यूएटिव रीडिंग इज इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसको क्रिटिकली और इवैल्यूएटिव रीडिंग्स करनी है बेसिकली। A checklist of questions can be devised to help with these decisions। मतलब कि वो चेकलिस्ट एक बना सकते हैं कि कौन से आर्टिकल्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। ठीक है, सी क्वेश्चन गाइड टू द क्रिटिकल रीडिंग चैप्टर 4 और 8 में हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, आप बैक रेफरेंस जाके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4th पॉइंट जो है बहुत बढ़िया, ठीक है। सो 4th पॉइंट ये है कि एक बार यदि आर्टिकल जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया इंक्लूजन क्राइटेरिया पे बेस्ड होकर के, तो उससे डेटा जो है एक्सट्रैक्ट करना है। और डेटा जो है, डेटा एक्सट्रैक्ट करते वक्त ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे फुल रेफरेंस ऑफ द आर्टिकल, country of the origin, setting of the study, objective of the research, study designs, details about participants, type of interventions, details of the control group। ये सारे डेटा जो है ईच आर्टिकल को रीड करना है और उस आर्टिकल से ये इंफॉर्मेशन निकालना है और निकाल करके एक टेबल बनाना है। और वो टेबल हम वर्ड में बना सकते हैं या एक्सेल स्प्रेडशीट में बना सकते हैं, या स्पेशली कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है नोट टेकिंग स्किल्स का, रेफरेंस मैनेजमेंट का, तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे NVivo हमने ऑलरेडी चैप्टर 4 और 5 में डिस्कस किया था। ठीक है, 5th पॉइंट, फॉलोइंग द डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ईच सोर्स, राइट, द सिंथेसिस ऑफ एविडेंस टेक्स प्लेस। जब हर आर्टिकल से जब डेटा निकाल लेते हैं तब सिंथेसिस करते हैं कि जो जो एविडेंस मिला उसको एक साथ सिंथेसाइज करने की कोशिश करते हैं, उससे कॉमन इंफॉर्मेशंस निकालते हैं। दिस इज व्हेन connections are made between all the articles read to address the research questions of the review। ठीक है, दिस अब यहाँ पे कनेक्शंस क्यों बना रहे हैं कि ऑल आर्टिकल्स आर रेड टू एड्रेस द रिसर्च क्वेश्चन ऑफ द रिव्यू, मतलब जो रिसर्च क्वेश्चन जो था रिव्यू का उसको रेस्पेक्ट में रख करके वो कनेक्शंस बनाते हैं कि हर जगह पे क्या क्या आंसर मिला था उसको सिंथेसाइज करते हैं। दिस मे इंक्लूड ए नैरेटिव सिंथेसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। यदि क्वालिटेटिव डेटा है तो उस केस में ये जो है नैरेटिव सिंथेसिस करते हैं, और जब भी मेटा एनालिसिस करते हैं जब क्वांटिटेटिव डेटा होता है तो वहां पे मेटा एनालिसिस करा जाता है, राइट। द लेटर would include a tabular presentation of data and or charts incorporating statistics as a meta analysis involves synthesis of numerical result।
क्योंकि न्यूमेरिकल रिजल्ट को मेटा एनालिसिस जो सिंथेसाइज कर रहा है, राइट, फ्रॉम कंपेरेबल स्टडीज टू प्रोड्यूस एन ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स, इसलिए इसको टेबल में, चार्ट्स के फॉर्म में इसको डिस्प्ले करते हैं. ओके, सी द सेक्शन बिलो एंड फर्दर रीडिंग list at the end of the chapter for the suggestions and link for more information about the meta-analysis and narrative synthesis in systematic literature review. ये बोल रहे हैं कि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए मेटा एनालिसिस या नैरेटिव सिंथेसिस के बारे में, तो और भी जो सजेशन चैप्टर के एंड में जो कुछ लिस्ट बनाए गए हैं वो देख सकते हैं, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं. 6th पॉइंट जो है, ए मिक्स्ड मेथड अप्रोच टू रिव्यूइंग इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है, an example is outlined by Hayden and Thomas 2005 who describe the methods they adopted in a systematic review on the barriers and facilitator to healthy eating amongst young children. Their review included a quantitative meta-analysis of healthy eating intervention studies, qualitative coding using in vivo, and a synthesis of studies exploring personal perspective on the issues, and a final matrix where the two sets of findings were compared. मतलब क्वालिटेटिव भी ले लिया, क्वांटिटेटिव भी ले लिया. क्वांटिटेटिव से मेटा एनालिसिस कर ली और क्वालिटेटिव को क्या कर लिया, क्वालिटेटिव जो है वो कोडिंग यूज कर ली और फिर उसको जाकर के सिंथेसाइज कर लिया बेस्ड ऑन इज एक्सप्लोरिंग द पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑन द इश्यूज. मतलब बेसिकली एक तरह से नैरेटिव सिंथेसिस वाली बात कर ली. तो दोनों ही कंबाइंड हो गए, मेटा एनालिसिस और नैरेटिव सिंथेसिस दोनों को भी कंबाइन करा जा सकता है. दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स अलाउज for the finding from different types of research studies to be combined so as to address the research questions posed for a systematic review in a fully comprehensive manner. वो इसलिए क्योंकि this combination, दोनों ही टेक्निक यदि आप कंबाइन कर रहे हो, it allows for finding from different research studies to be combined. क्योंकि उसमें क्या होगा, कुछ जो होगा क्वालिटेटिव होगा, कुछ जो होगा क्वांटिटेटिव हो, तो दोनों ही जाकर के कंबाइंड हो जाएंगे दोनों के रिजल्ट टू एड्रेस रिसर्च क्वेश्चन पोस्ट फॉर ए सिस्टमेटिक इन ए फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. मतलब दोनों तरह की स्टडी इंक्लूड कर ली ना. इसलिए 7, बेस्ड ऑन द सिंथेसिस ऑफ डेटा क्या करते हैं, रिकमेंडेशंस फॉर प्रैक्टिस आर मेड एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन. 8 पॉइंट, the quality of systematic reviews is supported through the peer review process, which takes place on the final draft of the review. This means that professional colleagues read and comment on the work and make a recommendation regarding its suitability for the publications. तो peer review के लिए जाता है, उसके बाद पहले यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, राइट, और वो देखते हैं कि ये सुटेबल है, रेकमेंड करते हैं रिगार्डिंग इट्स सुटेबिलिटी फॉर द पब्लिकेशन. 9, इफ द आर्टिकल इज एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन आफ्टर पीयर रिव्यू, द फाइनल स्टेप्स इन्वॉल्व्स डिसेमिनेशन of the results and recommendation to stockholders and professionals in the field through the publication in journals and on web pages and presentation at seminar and conferences. बोल रहे हैं कि जब एक आर्टिकल जब एक्सेप्ट हो जाता है आफ्टर पीयर रिव्यू, तब क्या करते हैं, वो नॉलेज जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोग, किसको, और रिकमेंडेशंस दिया जाता है स्टेक होल्डर्स को, प्रोफेशनल जो लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं, बाय पब्लिशिंग इन द जर्नल्स, और वेबसाइट पे वो चीज लोग पब्लिश कर देते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं वेरियस सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में. ठीक है. 10 पॉइंट, regular updates will be implemented of systematic reviews which are made available through the online libraries of organizations such as Cochrane collaborations. मतलब फिर उसके बाद ये जो है रेगुलर अपडेट, मतलब सिस्टमेटिक रिव्यू जो है इसका, उसके बारे में रेगुलर अपडेट जो है वो अवेलेबल करा देते हैं ऑनलाइन ये लोग. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से कोक्रेन कोलैबोरेशंस के पास. एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस कीवर्ड सर्चेज आर कंडक्टेड इन ए अप्रोप्रिएट डेटाबेस फॉर द रिसेंट एंड रेलिवेंट स्टडीज एंड एनी necessary update to the data synthesis and recommendations for practice will be included in the review. ठीक है.
अब बोल रहे हो कि कीवर्ड्स अगेन अपडेट वाले में, यदि आपको बाद में अपडेट करना है उसी को, तो फिर वैसे ही सर्च करना है कीवर्ड्स, और जाकर के रेलिवेंट स्टडी आ रही है तो उसमें अपडेट कर सकते हो। तो आपका एक बार अपने सिस्टमेटिक रिव्यू कर दिया, उसी में अपडेशन भी कर सकते हैं। ओके There are now a range of different approaches to the data synthesis in systematic review, and it is important that reviewers take into account the topic, purpose, and question of the review, the type of primary research evidence available, and the methodology, backgrounds, preferences of reviews when making decisions about the most appropriate choice for a particular review. हम लोग ने यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, राइट, और इस स्लाइड के बाद से यहीं से हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट।